कभी अपने फोन का ब्राउजर ध्यान से चेक किया है? मतलब वो 20-25 टैब्स जो पिछले 1 महीने से बस खुली पड़े। हाँ बस खुले पड़े हैं, और वो आर्टिकल्स जो हमने सेव किए थे ये सोचकर कि वीकेंड पे आराम से पढ़ेंगे, या फिर वो ऑनलाइन कोर्स जो बहुत जोश में खरीद तो लिया था पर पहले मॉड्यूल के बाद आज तक लॉगिन ही नहीं किया। बिल्कुल। और उस जिम मेंबरशिप को कैसे भूल सकते हैं जो पहले महीने के बाद सिर्फ हमारे बैंक अकाउंट से ऑटो डिडक्ट हो रही है। अरे और वो ब्रिलियंट बिजनेस आइडियाज जो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर आधी रात को डिस्कस हुए थे। हाँ हाँ, वो रात वाले आमतौर पर सुबह तक गायब हो जाते हैं। सही बात है, जिन्हें सुनकर लगता था कि बस अब तो दुनिया बदल देंगे, और अगले दिन सुबह वो आइडिया हवा में गायब। ये ना एक ऐसा पैटर्न है जो लगभग हर किसी की जिंदगी में मौजूद है। सही कहा आपने। और हम अक्सर इन आधी छूटी हुई चीजों को ना एक बड़ा ही सिंपल सा लेबल दे देते हैं। हम कहते हैं कि ये आलस है या लेजीनेस है। पर आज की इस गहरी चर्चा में हम जिस विषय को खोलने वाले हैं वो किसी आम आलस के बारे में नहीं है। तो आज का सोर्स मटेरियल क्या है हमारा? आज हम पीटर हॉलिन्स की बड़ी ही फेमस किताब फिनिश व्हाट यू स्टार्ट के मुख्य अंशों पर बात करेंगे। और हमारा आज का मिशन ये समझना है कि इन इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स के पीछे आखिर साइकोलॉजी क्या काम करती है और उन पैटर्न्स को तोड़कर एक सच्चा फिनिशर कैसे बना जाए। राइट। हॉलिन्स अपनी किताब में एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करते हैं जो शुरू में थोड़ा अजीब लग सकता है। वो कहते हैं कि जब हम किसी प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ते हैं ना तो वो आलस नहीं होता। अच्छा, तो फिर क्या होता है? ये दरअसल हमारे ब्रेन का डिस्कम्फर्ट यानी असुविधा से बचने का एक बहुत ही डीप रूटेड साइकोलॉजिकल पैटर्न है। दुनिया में आइडियाज की या शुरुआत करने वालों की कोई कमी नहीं है। कमी उन लोगों की है जो उस डिस्कम्फर्ट को पार करके उसको एग्जीक्यूशन तक पहुंचाते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस थोड़ा सा। डिस्कम्फर्ट से बचना, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा खुद का दिमाग हमें रोक रहा है। पर जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तब तो हमें कोई असुविधा महसूस नहीं होती। तब तो उल्टा एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट होती है। एग्जैक्टली। और वही सबसे बड़ा ट्रैप है जिसे हनीमून फेज कहा जाता है। हनीमून फेज काम के सिलसिले में? हाँ, जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो हमारा ब्रेन नई शुरुआत की उस थ्रिल और नई पॉसिबिलिटीज को बड़ी तेजी से एंजॉय करता है। लेकिन कुछ ही दिनों में असलियत सामने आने लगती है। प्रोग्रेस थोड़ी स्लो होने लगती है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, और यहाँ पर हमारी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी अपना खेल खेलती है। मतलब सर्वाइवल वाली बात आ जाती है यहाँ पे। बिल्कुल। हजारों साल पहले हमारा दिमाग इस तरह डिजाइन हुआ था कि वो किसी भी तरह के अननेसेसरी पेन या एक्स्ट्रा एनर्जी एक्सपेंडिचर से दूर भागे ताकि हम सर्वाइव कर सकें। अब आज हमारी जान को कोई खतरा तो नहीं है, पर दिमाग के लिए एक मुश्किल प्रोजेक्ट पर मेहनत करना भी एनर्जी का नुकसान ही है। तो इफेक्टिवली हमारा ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए हमें ट्रिक कर रहा है कि भाई अब रुक जाओ। और इस असुविधा से बचने का सबसे आसान शॉर्टकट है उस काम को वहीं छोड़ देना। जैसे ही प्रोजेक्ट छोड़ दिया वो टेम्पररी डिस्कम्फर्ट तुरंत गायब हो जाता है। इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। हाँ, लेकिन इस इंस्टेंट रिलीफ की ना एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है हमें। वो कैसे? जब ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है ना, कि स्टार्ट किया और थोड़ी मुश्किल आने पर छोड़ दिया, तो हमारे न्यूरल पाथवेज में क्विटिंग एक डिफॉल्ट आदत बन जाती है। धीरे धीरे इस प्रोसेस में हमारे ही अंदर एक नेगेटिव बिलीफ डेवलप होने लगती है कि मैं चीजें कंप्लीट ही नहीं कर सकता। ओह वाओ, ये तो बड़ा डेंजरस है। बहुत डेंजरस है। ये बिलीफ इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये आने वाले हर नए प्रोजेक्ट को शुरू होने से पहले ही अंदर से सैबोटाज करने लगती है। राइट। तो अगर हमारा दिमाग ही हमें रोक रहा है तो लोग अक्सर इस साइकिल को तोड़ने के लिए मोटिवेशन का सहारा लेते हैं। हमने सबने सुना है, लोग कहते हैं कि अभी वो वाली मोटिवेशन नहीं आ रही है, जब अंदर से आग लगेगी तभी काम आगे बढ़ेगा। जो कि सबसे बड़ा झूठ है। वही मैं सोच रही थी, क्योंकि अगर मोटिवेशन ही सब कुछ है तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम किसी लंबे सफर पर निकले हैं पर गाड़ी में फ्यूल भरवाने के बजाय मौसम पर डिपेंड कर रहे हैं कि जब हवा का रुख पीछे से होगा तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये एनालॉजी असल समस्या को बहुत सटीक तरह से पकड़ती है। मोटिवेशन का वेट करना असल में उस बदलते मौसम का वेट करना ही है। हॉलिन्स बड़ा क्लियरली समझाते हैं कि मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ एक फीलिंग है या एक केमिकल स्टेट के लिए। और फीलिंग्स तो बहुत जल्दी चेंज होती हैं। वही तो, फीलिंग सबसे अनरिलायबल चीज होती है। सुबह हमारी एनर्जी हाई होती है, शाम तक हम थके हुए होते हैं। यहाँ पर इस किताब का सबसे बड़ा निष्कर्ष सामने आता है। हॉलिन्स लिखते हैं कि मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। ये बहुत पावरफुल लाइन है। बहुत पावरफुल। अगर मोटिवेशन यूजलेस है लॉन्ग टर्म में, तो ऑल्टरनेटिव क्या बचता है?
सिर्फ अपने आप को जबरदस्ती पुश करना, अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना। पर विल पावर से काम लेना तो बहुत एग्जॉस्टिंग लगता है मुझे। एक ना एक दिन तो हमारी बैटरी डेड हो ही जाएगी। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। विल पावर वाकई एक बैटरी की तरह होती है जो दिन भर के छोटे छोटे डिसीजंस लेने से डिप्लीट हो जाती है। इसीलिए हॉलिन्स विल पावर की जगह ना सिस्टम्स और डिसिप्लिन पर जोर देते हैं। सिस्टम्स से उनका क्या मतलब है यहाँ? वो एक राइटर का उदाहरण लेते हैं। अगर वो राइटर सिर्फ तब लिखने बैठे जब उसको अंदर से इंस्पिरेशन फील हो, तो शायद वो साल भर में कुछ ही पेजेस लिख पाए। लेकिन अगर उसने एक सिस्टम बना लिया है कि हर रोज सुबह 500 वर्ड्स लिखने ही हैं, चाहे मूड कैसा भी हो, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। एग्जैक्टली तो उसको मोटिवेशन या विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो बस अपने सिस्टम को फॉलो करता है। डिसिप्लिन ही हमारे इरादे और कंप्लीशन के बीच का ब्रिज बनता है। तो इसका मतलब सक्सेसफुल लोग नेचुरली मोटिवेटेड नहीं होते, उन्होंने बस बेहतर सिस्टम्स डेवलप किए होते हैं। लेकिन देखिए, जब हम किसी बड़े गोल को देखते हैं ना, जैसे एक पूरी किताब लिखना या कोई नया बिजनेस खड़ा करना, तो अचानक से एक घबराहट होती है, एक ओवरवेलमिंग फीलिंग आती है। हाँ, ओवरवेल्म तो होता है। तो जब दिमाग पर इतना बड़ा बोझ एक साथ आता है, तो उस सिस्टम या डिसिप्लिन को कैसे बनाए रखा जाए? इस कॉग्निटिव ओवरलोड वो टैकल करने के लिए, यानी दिमाग पर आने वाले अचानक बोझ को कम करने के लिए, न्यूरोसाइंस स्मॉल विन्स और डोपामीन के कनेक्शन का इस्तेमाल करने की सलाह देती है। डोपामीन? अच्छा। जब गोल एवरेस्ट जितना बड़ा होता है तो ब्रेन नेचुरली घबरा जाता है। इसका सबसे प्रभावी सल्यूशन है उस बड़े गोल को छोटे और एक्शनेबल टास्क्स में तोड़ना। जैसे एक दिन में 50 पेज पढ़ने की जगह सिर्फ आज के 2 घंटे के स्टडी सेशन पर फोकस करना। इसके पीछे की बायोलॉजी क्या है असल में? छोटे टास्क्स में तोड़ने से क्या सच में फर्क पड़ता है हमारे ब्रेन पर? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब हम एक छोटा टास्क कंप्लीट करते हैं तो ब्रेन एक रिवॉर्ड प्रिडिक्शन एरर के तहत डोपामीन रिलीज करता है। डोपामीन सिर्फ खुशी देने वाला केमिकल नहीं है, ये एक्चुअली मोटिवेशन और ड्राइव का मॉलिक्यूल है। ओ, यानी ये हमें अगला स्टेप लेने के लिए फ्यूल देता है? बिल्कुल। ये स्मॉल विन हमें अगला टास्क करने के लिए एक जोरदार एनर्जी और मोमेंटम देती है। छोटे माइलस्टोन्स को क्रॉस करना हमारे दिमाग को कंटिन्यूअसली आगे बढ़ने के लिए फ्यूल करता रहता है। तो मोमेंटम बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लेने से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंटली छोटे काम कंप्लीट करने से बनता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है मेरे दिमाग में। इस मोमेंटम का एक बहुत बड़ा दुश्मन हमारी जेब में ही रखा होता है, हमारा स्मार्टफोन। अरे हाँ, वो तो सबसे बड़ा दुश्मन है। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस इस डोपामीन सिस्टम को पूरी तरह हाईजैक कर लेती है ना। हाँ। हम डीप फोकस में काम कर रहे होते हैं, स्क्रीन लाइट अप होती है और फिर अचानक फोकस टूट जाता है। ये डिस्ट्रैक्शन आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या है और इस पर किताब का डेटा बहुत क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट को अटेंशन रेजिड्यू कहा जाता है। अटेंशन रेजिड्यू, ये क्या होता है? रिसर्च कहती है कि जब हम डीप फोकस में काम कर रहे होते हैं और हमें एक छोटी सी इंटरप्शन होती है, जैसे बस कोई मैसेज पढ़ना, तो वापस उस डीप फोकस के लेवल पर आने में हमारे दिमाग को एवरेज 23 मिनट लगते हैं। वापस आने में? क्योंकि जब हम मैसेज चेक करके वापस अपने काम पर आते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत स्विच नहीं कर पाता। दिमाग का एक हिस्सा यानी हमारी अटेंशन का कुछ रेजिड्यू अभी भी उस मैसेज या नोटिफिकेशन के बारे में सोच रहा होता है। जैसे बैकग्राउंड में कोई ऐप चल रही हो फोन में। एग्जैक्टली। ये एक खुले हुए ब्राउजर टैब की तरह बैकग्राउंड में मेमोरी और एनर्जी कंज्यूम करता रहता है। इस कॉग्निटिव फ्रिक्शन को क्लियर करके वापस 100% फोकस में आने में वो 23 मिनट लग जाते हैं। सोचिए, अगर किसी ने दिन में 10 बार फोन चेक किया तो प्रैक्टिकली पूरा दिन सिर्फ फोकस रिकवर करने में ही निकल गया। कि मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा झूठ है और हमें स्ट्रिक्टली सिंगल टास्किंग पर आना पड़ेगा। फोन साइलेंट करना होगा, नोटिफिकेशंस ऑफ। पर लगातार एक ही चीज पर फोकस करना आसान तो नहीं है शुरू में। नहीं, शुरू में बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन फोकस कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं होता, ये एक मसल है जिसे ट्रेन करना पड़ता है। शुरू में शायद सिर्फ 25 मिनट ही बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठना मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर हम इस प्रैक्टिस को कंसिस्टेंट रखें तो ये कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़कर 90 मिनट के डीप वर्क ब्लॉक्स तक पहुंच सकती है। ये सारी बातें बहुत लॉजिकल है। सिस्टम्स बनाना, डोपामीन को हैक करना और अटेंशन रेजिड्यू से बचना। लेकिन एक अजीब सा पैटर्न और देखने को मिलता है मुझे इस सब में। कैसा पैटर्न? कुछ लोग होते हैं जो ये सब सही करते हैं, उनका डिसिप्लिन भी अच्छा होता है, पर जैसे ही प्रोजेक्ट अपने फिनिश लाइन के पास पहुंचने वाला होता है, वो अचानक से एक पॉज ले लेते हैं। ऐसा लगता है कि जानबूझकर गाड़ी रोक दी गई। इसके पीछे आखिर क्या मैकेनिज्म काम कर रहा है? ये ना ईगो का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसे हम फेलियर का डर
या असफलता का खौफ कह सकते हैं। लोग आधे में या बिल्कुल आखिर में आकर काम इसलिए छोड़ देते हैं ताकि उन्हें दुनिया के सामने ऑफिशियली फेल का टैग ना मिले, वाओ। ताकि उन्हें कोई फेल ना कह सके। हाँ, दिमाग सोचता है कि अगर मैंने इसे कंप्लीट ही नहीं किया तो टेक्निकली मैं फेल कहाँ हुआ, मैं तो बस दूसरे कामों में लग गया था। ये तो फिर परफेक्शनिज्म वाली बात हो गई। अगर मैं इसे थोड़ा और डीपली देखूं तो परफेक्शनिज्म असल में एक ट्रेडमिल की तरह लगता है मुझे। हम एक ट्रेडमिल पर लगातार दौड़ रहे हैं, पूरी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, पर हम फिजिकली कहीं नहीं पहुंच रहे होते। सही एनालॉजी है। और हम उस ट्रेडमिल से उतरना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हमें बाहर की असली और खुरदुरी सड़क पर चलने से डर लगता है। हम दिखावा करते हैं कि हम परफेक्ट कंडीशन का वेट कर रहे हैं, पर असल में हम दुनिया के उस रियलिटी चेक और फीडबैक से बच रहे होते हैं। परफेक्शनिज्म असल में प्रोक्रेस्टिनेशन का एक वीआईपी मास्क है। ये ट्रेडमिल का उदाहरण बिल्कुल उस एग्जॉस्टिंग रियलिटी को दर्शाता है। इस परफेक्शनिज्म के ट्रेडमिल से उतरने के लिए हॉलंस एक माइंडसेट शिफ्ट सिखाते हैं जिसे वो फिनिश लाइन माइंडसेट कहते हैं। तो इस माइंडसेट का कोर रूल क्या है? इसका बेसिक असूल ये है कि कंप्लीशन परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इनकम्प्लीट परफेक्ट प्रोजेक्ट जो आज तक सिर्फ हार्ड ड्राइव में पड़ा है और किसी ने देखा ही नहीं, उसकी जीरो वैल्यू होती है। क्योंकि बिना कंप्लीशन के तो दुनिया से कोई डेटा या फीडबैक मिल ही नहीं सकता ना। एग्जैक्टली। उस परफेक्ट लेकिन इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट से लाख गुना बेहतर एक कंप्लीट इम्परफेक्ट प्रोजेक्ट है। एक बार जब कोई चीज दुनिया के सामने आती है तभी हम उसको रिव्यू कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। जो चीज इनकम्प्लीट है उसको सुधारने का तो कोई रास्ता ही नहीं होता। सही बात है। फेलियर से कम एक फीडबैक लूप तो बनता है, जबकि क्विटिंग से सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलती है। तो हमने समझा कि इम्परफेक्टली ही सही पर लॉन्च करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम लॉन्च करने के लिए पुश कर रहे होते हैं और अचानक लगता है कि बस अब इससे आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा जा सकता। हमारी बॉडी और माइंड दोनों लिटरली क्विट चिल्लाने लगते हैं। ऐसे एक्सट्रीम मोमेंट्स में जब डर नहीं बल्कि एब्सोल्यूट फिजिकल या मेंटल एग्जॉस्टन लग रही हो, तब क्या किया जाए? यहाँ पर सोर्स मटेरियल एक बहुत ही माइंड एक्सपैंडिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। यह है यूएस नेवी सील्स का 40% रोल। ओके, ये मैंने नहीं सुना। क्या है ये? देखिए, नेवी सील्स की ट्रेनिंग दुनिया में सबसे डिमांडिंग मानी जाती है। उनका मानना है कि जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह थक चुके हैं, हमारे अंदर रत्ती भर भी एनर्जी नहीं बची है, तब दरअसल हमने अपनी टोटल कैपेसिटी का सिर्फ और सिर्फ 40% ही यूज किया होता है। वेट, सिर्फ 40%? ये कैसे मुमकिन है? अगर हमें लग रहा है कि हम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो बाकी के 60% एनर्जी कहाँ छिपी हुई है? इसके पीछे स्पोर्ट्स साइंस और न्यूरोलॉजी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जिसे सेंट्रल गवर्नर थ्योरी कहते हैं। हमारा दिमाग एक स्पीड लिमिटर या गवर्नर की तरह काम करता है। जैसे ही दिमाग को लगता है कि बॉडी पर स्ट्रेस बढ़ रहा है, वो मसल्स और माइंड को एक्सट्रीम पेन और थकान के सिग्नल्स भेजना शुरू कर देता है, ताकि हम रुक जाएं। हाँ, ताकि हम रुक जाएं और अपने आप को किसी पोटेंशियल डैमेज से बचा लें। ये असली एग्जॉस्शन नहीं होती, ये सिर्फ एक एक्सट्रीम लेवल का डिस्कम्फर्ट होता है। तो दिमाग हमें टेक्निकली बेवकूफ बना रहा होता है ताकि हम सेफ रहें अपने कंफर्ट जोन में। बिल्कुल। अगर हम दिमाग के उस झूठे अलार्म को पहचान लें और उस डिस्कम्फर्ट वाले जोन को ध्यान से ऑब्जर्व करके उसके आगे पुश करें, तो हम उस बची हुई 60% हिडन कैपेसिटी को एक्सेस कर सकते हैं। डिस्कम्फर्ट में भी काम किया जा सकता है। एक्चुअल फिजिकल एग्जॉशन तो उसके बहुत बहुत बाद आती है। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच का फर्क शायद सिर्फ इस पहले अलार्म बेल को पार करने में ही है। सही पकड़ा आपने। ये कंसेप्ट तो पूरी तरह से हमारी लिमिट्स को रीडिफाइन कर देता है, चाहे वो आखिरी प्रेजेंटेशन स्लाइड हो या एक्सरसाइज का आखिरी सेट। हम थके नहीं होते, हम बस असुविधा से बच रहे होते हैं। लेकिन इस 40% की दीवार को तोड़ने के लिए या डीप फोकस बनाने के लिए एक बहुत मजबूत इंटरनल फाउंडेशन की जरूरत पड़ेगी। और इस चर्चा का सबसे आखिरी लेसन भी इसी फाउंडेशन के बारे में है। हाँ, और वो गोल्डन रूल है कि अपने आप से किए वादे कभी मत तोड़ो। ये ना मेरी फेवरेट लाइन है। ये सारी स्ट्रैटेजीज जैसे डोपामीन हैक, अटेंशन रेजिड्यू से बचना या 40% रूल, ये तब तक काम नहीं करेंगी जब तक हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग ना हो। पर देखा जाए तो अपने आप से किए वादे निभाना थोड़ा फिलॉसफिकल लगता है सुनने में। इसका हमारी प्रोडक्टिविटी या फोकस से डायरेक्टली क्या लेना देना है? इसका साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या काम करता है? ये पूरी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड के सेल्फ ट्रस्ट पे निर्भर करता है।
सोचिए, जब हम किसी दोस्त से कोई वादा करते हैं और उसे लगातार तोड़ते हैं तो क्या होता है? वो दोस्त हम पे भरोसा करना छोड़ देता है। एग्जैक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी ना एग्जैक्टली यही होता है। हर बार जब हम छोटी सी चीज टालते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठने का अलार्म स्नूज करना या डिसाइड करके भी किताब ना पढ़ना, तो हम अपने ही दिमाग को एक साइलेंट मैसेज भेज रहे होते हैं। कि मैं अपने खुद के कमिटमेंट्स पर खड़ा नहीं उतरता, हाँ, कि मेरी अपनी बात की कोई वैल्यू नहीं है। राइट, तो हम प्रैक्टिकली अपनी ही दिमाग की नजरों में अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं। बिल्कुल। और जब खुद पर सेल्फ ट्रस्ट नहीं रहता तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप खत्म हो जाता है। अगर हमें खुद पर यकीनी नहीं है कि हम अपना छोटा वादा निभा पाएंगे, तो हम बड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने का कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल यही होता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम छोटे छोटे वादे निभाना शुरू करते हैं तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ग्रो होती है। दिमाग देखता है कि हम जो ठान लेते हैं वो करते हैं। ये सेल्फ ट्रस्ट एक ऐसी करेंसी है जो हमें उस 40% वाले डिस्कम्फर्ट जोन को क्रॉस करने की ताकत देती है। एक बार ये इंटेग्रिटी सेट हो जाए तो फिनिशिंग लाइन क्रॉस करना नेचुरली आसान लगने लगता है। तो इसका मतलब घूम फिर कर सारी बात इस एक बिंदु पर आ जाती है कि हम खुद अपने सबसे बड़े सपोर्टर हैं या अपने सबसे बड़े दुश्मन। अगर हम इस पूरी चर्चा के टेक अवेज को एक साथ देखें तो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स आलस नहीं है, बल्कि असुविधा से बचने का एक नेचुरल तरीका है। हमें ये समझ आना चाहिए कि मोटिवेशन का वेट करना बेकार है। असली ताकत डिसिप्लिन और सिस्टम्स में ही है। बड़े गोल्स को छोटे टास्क्स में तोड़कर डोपामीन का इस्तेमाल करना होगा और उस 30 मिनट वाले अटेंशन रेजिड्यू से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल जीरो करना होगा। और इसके अलावा परफेक्शनिज्म के उस एंडलेस ट्रेडमिल से उतरकर फिनिश लाइन माइंडसेट अपनाना होगा। और जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, बस और एनर्जी नहीं बची, तो नेवी सील्स का 40% रूल याद रखना होगा। पर इन सबसे ऊपर अपने खुद से किए वादों को हर हाल में निभाना होगा। ये सारी बातें मिलकर ही एक सच्चा फिनिशर बनाती हैं किसी को। लेकिन इन सब पॉइंट्स के बाद एक और दिशा है जिसमें हमें थोड़ा सोचना चाहिए। एक डीपर सवाल उठता है यहाँ। हाँ, और ये एक ऐसी दिशा है जो इस सोर्स मटेरियल की लर्निंग को हमारी आज की मॉडर्न रियलिटी से जोड़ती है। अगर हमारा दिमाग एवोल्यूशन के हिसाब से डिस्कम्फर्ट और मेहनत से बचना चाहता है, तो इस नए एआई एरा में हमारा क्या होगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सोचो, आजकल एआई टूल्स लिखने का, सोचने का या कोड करने का पूरा डिस्कम्फर्ट ही खत्म कर रहे हैं। जब हर मुश्किल काम का शॉर्टकट एक क्लिक पर अवेलेबल है, तो क्या आने वाले वक्त में हमारी ये फिनिशर मसल और उस डिस्कम्फर्ट को झेलने की कैपेसिटी पूरी तरह वीक हो जाएगी? क्या हमारा बेसलाइन डिसिप्लिन फ्यूचर में जीरो हो जाएगा, या हम अपनी इस बची हुई एनर्जी को किसी नई दिशा में चैनल करना सीखेंगे? ये वाकई में ना सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। अगर एआई टूल्स हमारी असुविधा पूरी तरह खत्म कर देंगे तो हमारे अंदर का डिसिप्लिन कैसे बचेगा? हमें इस मसल को प्रैक्टिकली जिंदा रखना ही होगा अपने एफर्ट से। इसलिए इससे पहले कि हम फिनिश करें, हमें आज ही अपने आसपास और अपनी मेंटल टू डू लिस्ट में झांकना चाहिए। बिल्कुल। कोई भी एक आधी छोटी हुई चीज हो, चाहे वो कोई अधूरी ईमेल हो, कोई किताब का पिछला चैप्टर हो या कोई आम सा घर का काम ही क्यों ना हो, उसे आज ही चुनिए और हर हाल में फिनिश कीजिए। इस अधूरेपन के पैटर्न को आज ही तोड़ना बहुत जरूरी है। शुरुआत तो हर कोई कर लेता है। शुरुआत तो हर कोई कर लेता है, पर सच्ची ताकत और असल ग्रोथ उसको अंजाम तक पहुंचाने में ही है। आज ही अपना किया हुआ वादा निभाइए और उस फिनिश लाइन को क्रॉस कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले गहरे विश्लेषण में। तब तक कीप फिनिशिंग व्हाट यू स्टार्ट।